नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ में है तमाम वरिष्ठ पत्रकार और आज अंता विधानसभा उपचुनाव के अब परिणाम साफ हो चुके हैं और किस तरह से जो है प्रमोद जैन भाया ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। पत्रकारों से बात करते हैं इस अंता विधानसभा के परिणाम जिस तरह से चर्चा थी उससे कुछ उलट दिखाई दे रहे हैं और प्रमोद जैन भाया की जीत के पीछे का राज क्या है और भाजपा को इस परिणाम से क्या सीख लेनी चाहिए, क्या सोचते हैं? पहले आपके पास आता हूँ, ये जो परिणाम आए हैं सोचने लायक कुछ रहा ही नहीं है। जो कुछ है रिजल्ट सबके सामने है और जो परिवर्तन जो था वो आ गया। हाँ, ये जरूर है कि सत्ता के विरोधी लहर थी जो यहाँ देखने को मिली है। होता ये आया है राजस्थान के अंदर कि जिसकी सरकार होती है उपचुनाव में अधिकांशतः वही पार्टी जीतती है। यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। चुनाव अंता का रोचक था, एक जगह ही हो रहा था राजस्थान में पूरे, और पूरे राजस्थान की नजर इस पर थी। कई लोगों की साख इस चुनाव से जुड़ी हुई थी और जोड़कर देखी जा रही थी। तो अब एनालिसिस उस चीज पे होना चाहिए कि किसकी साख बढ़ गई, किसकी कम हो गई। निश्चित तौर पर अशोक गहलोत प्रमोद जैन भाया कॉम्बिनेशन जो था वो यहाँ कारगर सिद्ध हुआ है। वहीं भजनलाल शर्मा वसुंधरा राजे कॉम्बिनेशन यहाँ फेल होता नजर आ रहा है। हनुमान बेनीवाल आरएलपी, आप पार्टी और नरेश मीणा, प्रयास अच्छा था, सफलता नहीं मिली, ये एक विषय जरूर रह सकता है, लेकिन प्रयास अच्छा था, भीड़ अच्छी जुटाई थी। और इस चुनाव को जो आज आप और हम रोचक कह रहे हैं उसकी वजह नरेश मीणा है। मेरा ये कहना। क्या सोचते हैं आप इस पूरे अंता का जो परिणाम सामने आ रहा है? देखिए सुमित जी, अंता का परिणाम शुरू से जिस तरीके से सुबह से आप चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे थे, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परिणाम जो है एंटी इंटीग्रेशन दिखाया। निश्चित रूप से ये अभी की बात मत करो आप, मैंने जैसे पहले भी कहा था सुबह कि इस बार सरकार हर जगह हारी है। ये पहला मोर्चा नहीं है। पहला मोर्चा था विधानसभा चुनाव के 6 माह बाद जब आपका सिंचाई मंत्री गुरमीत सिंह कूनर हार जाता है। पूरी सरकार दांव पे थी और वो हार गया। अब 2 साल बाद चुनाव हुए, फिर हार गए। लेकिन उस हार के बाद में भी कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिला, जिस तरह से अंता के बाद तो में देखने को मिल रहा है। बीजेपी कह रहे को हैं सबक कि इन्हें सीख मिलेगी, इनकी साख दांव पर है, पर वहां पे भी कुछ नहीं देखने को मिला। पार्टी को सबक लेने की आवश्यकता है। और जहां तक आप बार बार निर्दलीय की बात कर रहा हूं, तो निर्दलीय तो अब जातिवाद या क्षेत्रवाद की बात करो। राजकुमार शर्मा ब्राह्मणों का निर्दलीय कैंडिडेट बन के अपने आप को नेता साबित करना चाहता है। हनुमान बेनीवाल जाटों का निर्दलीय नेता साबित करना चाहता है। रविंद्र सिंह भाटी राजपूतों का नेता बनना चाहता है। तो नरेश मीणा भी अगर मीणा वोट का वोटर बनकर वो नेता बनना चाह रहा था, तो निश्चित रूप से क्षेत्रीय और जातिवादी जो नेता जो ये निर्दलीय के रूप में तैयार हो रहे हैं, वो राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करती है। ये मानते हैं ना आप कि उन्होंने जीरो से शुरुआत की और जहां तक वे पहुंचे, भाजपा को तो कड़ी टक्कर दे दी। ये बात तय है कि भाजपा को उन्होंने टक्कर दी और इसकी वजह से भाजपा का उम्मीदवार 2 नंबर पर आया। ये बात मानने को फैक्ट है। लेकिन जो निर्दलीय नेता अपने आप को एक जाति के बल पर आगे लाना चाह रहे हैं, वो राजस्थान की जनता हमेशा नकारती आई है और आगे भी नकारती रहेगी। अचल सिंह जी है, किस तरह से देखते हैं? बड़े भाजपा पे बड़े अंगुली उठ रही है कि हार गए, बड़ी बड़ी बातें थी, कई लोग वहाँ चुनाव प्रचार करने गए थे, यहाँ की पूरा मंत्रिमंडल ही चला गया था। देखिए, उपचुनाव को लेकर जब और भी मेरे मित्र साथी सब लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई एक सीट से पूरा ये तय नहीं हो जाता है कि भाई हार जीत या सरकार फेल हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सरकार जो काम कर रही है, ये उपचुनाव था, उपचुनाव में परिणाम हार जीत के आते हैं। और लेकिन इसमें पूरी मेहनत भी की है, संगठन ने पूरी मेहनत की है, सरकार ने भी की है। गड़बड़ कहाँ रह गई? कई बार कमी उसके हम एनालिसिस करते हैं बैठ के सब लोग, बाद में होगा उसका एनालिसिस। आपने भी कुछ एनालिसिस किया होगा, बड़े मजबूत, क्योंकि सामान्यतः देखा गया है कि जिसकी सरकार होती है उपचुनाव में उनकी जीत होती है। और जिस तरह से भाजपा ने जिस तरह से बल लगाया था वहां पर, जिस तरह से बड़े बड़े नेता गए थे, पर फिर भी हार। भाई देखो, कोई भी चुनाव हो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे बूथ से लेवल के लोग, चाहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, सभी लोग कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। कई बार सफलता मिलती है, कई बार नहीं मिलती है पूरा। तो उसमें जैसे सरकार ने काम किया था, सरकार ने मैं बताया, और ठीक है जो भी शिकार है, कोई कारण रहा होगा, इस पे हम आगे भी आएंगे। पर एक व्यू और ले लेते हैं। क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं इस अंता विधानसभा के परिणाम? अंता चुनाव भविष्य में राजस्थान राजनीति का बहुत बड़ा चुनाव होने वाला था। इसका मुख्य कारण मैं आपको बताना चाहूँ, तीसरा फ्रंट, जो कि आज राजस्थान को जरूरत है। भजनलाल सरकार। क्यों आपको लगता है कि तीसरे फ्रंट की जरूरत है? देखो, आज तक होता ये आ रहा है कि कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, गुटबाजी, लेकिन तीसरे फ्रंट की जरूरत इसलिए है कि जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप मानते हैं तीसरे फ्रंट की जरूरत है? जी, राजस्थान में तीसरा फ्रंट तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उसके पीछे एक बड़ा
जातिगत समूह हो, जाट, राजपूत, ब्राह्मण और एक नया वर्ग उभर के आ रहा है, जनता ने, दलित समुदाय। मतदाता ने स्वीकार किया तीसरे फ्रंट को, क्या किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। उसकी वजह बता रहा हूं ना मैं आपको, क्यों नहीं कर पा रही है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल पीछे जातिगत आधार देख रहा है। जातिगत आधार नहीं होता तो फिर यहाँ नरेश मीणा का कोई स्थान नहीं होता। यहाँ है जो प्रमोद जैन भाया के सामने किसी दूसरे व्यक्ति को चुनाव लड़ा जा सकता था, किसी भी व्यक्ति वर्ग विशेष को। चुनाव में जब टिकट देती है पार्टी, तब जाति देखती है, कौन सी संख्या बल अधिक है वो देखती है, कौन से वर्ग का आदमी है वो देखती है। तो मतदाता नहीं देखेगा क्या? पर स्वीकार नहीं किया मतदाता ने, आप तीसरे मोर्चे की नहीं बात कर रहे नहीं, हो। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इसका मुख्य कारण ये है कि लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, सभ्य हैं और आने वाले लोग पढ़े लिखे हैं। जो पार्टी को समर्थन करते हो पढ़े लिखे पार्टी नहीं, होंगे। अब सवाल करना लग गई है जनता। सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी पर अपने। सोशल मीडिया से चुनाव तो नहीं जीता नरेश मीणा ने। नहीं, मुख्य भाजपा ने सरकार बना ली, कैसे नहीं जीता सोशल मीडिया ने? सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल। भाजपा की सरकार सोशल मीडिया से जीती नहीं, है। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार के सोशल मीडिया के पीछे चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर ग्राउंड लेवल में काम करते हैं तब सोशल मीडिया ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है लोगों तक पहुंचने का, बात पहुंचाने का। और ज्यादा मुझे तो अब ये भी पता चला, कोशिश करने की जरूरत है कि जो व्यक्ति बात कर रहे हैं वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है, क्योंकि वो चलो उस पर आएंगे। पर राकेश जी को इंक्लूड करता हूँ। सर, आपको भी लगता है कि तीसरे मोर्चे को स्वीकार किया, जिस तरह से मनोज जी कह रहे हैं, और उनकी जगह है, मतदाता ने स्वीकार किया है? देखिए, मनोज जी तो कुछ भी कहे, इनके घर पे भी दुकान नहीं चलती है, वो बाहर दुकान की राजनीति की बातें करते हैं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। और जब उपचुनाव हुए इस पूरी टेन्योर की, जैसा कि अचल सिंह जी ने बताया कि हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही, तो सरकार कहाँ प्रयास करी पहले वो तो बताओ। गुरमीत सिंह कुनर आ जाता तुम्हारा 6 महीने बाद के उपचुनाव में, फिर 2024 में वहां उपचुनाव होता है, राजकुमार रोध की जगह जो सांसद बन गया था, 84 विधानसभा सीट खाली हुई, वहां बीजेपी हार गई। बात आप करो, जहां जहां उपचुनाव की बात हम कर रहे हैं, चाहे वो 84 सीट की बात करो, चाहे वो अंता चुनाव की बात करो, या गुरमीत सिंह कुनर के चुनाव, लगातार इनकी सरकार हारती जा रही है। कहीं ना कहीं इनको एनालिसिस, ये बार बार कहते हैं ना हम एनालिसिस करेंगे, कब करोगे? 2028 में जाके एनालिसिस करोगे? अब एनालिसिस करोगे आप? जब कोई भी चुनाव, उसमें चाहे हार हो चाहे जीत हो, जीतते तो भी एनालिसिस होता है, हारते तो भी एनालिसिस होता है। तो इस बार भी जैसे चुनाव जहाँ कमी है उसको नेक्स्ट चुनाव में पूरा करेंगे उसको। और जहाँ सरकार की नगर निकाय चुनाव में इस बार नगर निकाय चुनाव हार जाओगे, नगर निकाय हार जाओगे, कोई नहीं हारेंगे। आप लगातार विधानसभाओं में पार्टी आप पिछले जा रहे हैं विधानसभा में, ये देखो आप गुरमीत सिंह कुनर आप हार गया 84 के चुनाव की दूसरी बार। हालांकि हम अभी अंता की बात करेंगे, हम अंता की बात करेंगे। आप किस तरह से देखते हैं अंता विधानसभा? सवाल का जवाब दूंगा। मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ वो तो जग जाहिर है, और मेरी गर्मी कितनी जलती है। सुबह झाड़ू पोछा करके कौन आता है सबको पता है, और कौन ड्यूटी काम समय पे करता है। हालांकि झाड़ू पोछे की बात अलग है। देखिए, अंता विधानसभा की बात प्रश्न लिखिए तो मैं वापस प्रश्न लिखता हूँ। आप बात चुनाव पे बात कर लेते हैं। देखो, आजकल लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आप माइंड मत करें इस बात को, हम चर्चा कर रहे हैं चुनाव। चर्चा की तो बात तो वही मैं कह रहा हूँ। लोग पढ़े लिखे हैं, लोग सवाल करने लगे। पहले आपको क्या लगता है? नहीं, आपको लगा बीजेपी हाशिए पे जा रही है? डेफिनेटली जा रही है, और आने वाले दिनों में अगर ये रहा, भजनलाल सरकार अगर इस तरह से कार्य करते रहे, तो मैं कह रहा हूँ 2028 में तीसरा फ्रंट मुख्य रूप से आएगा। और आने वाले दिनों में देख लेना, महीने 2 महीने के अंदर विपक्षी भूमिका। तीसरे फ्रंट को नेतृत्व कौन करेगा, क्या लगता है? क्योंकि बीएपी भी है, अब नरेश मीणा भी भगत सिंह पार्टी बना रहे हैं। तीसरा फ्रंट जनता करेगी। जनता बहुत थक चुकी। कोई तो नेतृत्व करेगा, जैसे जनता तलाश करिए, जनता को तलाश है एक अच्छे नेता की। जिस दिन उसको अच्छा नेता मिल गया तो निश्चित ही बहुत बड़ा हनुमान गरीवाल, रविंद्र सिंह भाटी की कोशिश की जा रही है, अभी तक नहीं बन पाया। देखो, मैं आपको अगर बनाने के बाद तीसरा फंड न तो पहले कभी चला तीसरा फंड, आगे कभी ऐसी कोई उम्मीद है। और जहाँ तक आप कर रहे हो, जैसे नेता आएंगे करेंगे, और जैसे महागठबंधन आज पूरा फ्री हो चुका है, कांग्रेस वहाँ पूरी फ्री हो चुकी है। तो जैसे बिहार में आप देख लो, जैसे क्या ना भारतीय जनता पार्टी का जादू यहाँ क्यों नहीं चला? पर यहाँ भी चला ना, हमारी सरकार आई थी, बिल्कुल आई थी यहाँ पे सरकार। और भारतीय जनता पार्टी एक आदमी का चलता है, वो जादूगर सबको पता है। नरेंद्र मोदी का चलता है जादू। एक बात है, अशोक गहलोत का जादू तो चली जब गई। अशोक गहलोत जादू चलता है तो सरकार तो नहीं बनी उनकी, क्यों नहीं बनी? इसलिए अशोक गहलोत फ्री हो चुके हैं उनके भी, और उनके जादू पहले जो खत्म था, तो वो पूरी क्षमताएं खत्म हो चुकी है उनकी। वो तो वहाँ बिहार भी तो जाके आए थे, अशोक गहलोत। वहाँ जादू का उसका क्या हुआ? पर इस आपकी बात से सहमत नहीं है? क्यों? मैं बिल्कुल सहमत नहीं। देखो, बहुत वरिष्ठ नेता है, उनको राजनीति का जादूगर कहा जाता है। अगर उनको इस तरह से भाषा का अगर यूज कर रहे हो तो मैं असहमत हूँ।
जादूगरी चली। देखो 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 जादूगर की जादूगरी चली या नहीं चली, लेकिन मनोज जी थोड़ा सा सहमत हो गए और तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं। तो तीसरा मोर्चा कब बना राजस्थान में, इनको ये तो पूछो। केवल 2-5 सीटें लेने से तीसरा मोर्चा तैयार नहीं होता। तीसरे मोर्चे के लिए कम से कम कोशिश तो 1952 से की जा रही है। पहला चुनाव थोड़ी है यार, ये 1952 से करे तो क्या 5 सीटें 10 सीटें इससे ज्यादा कभी आई क्या किसी के पास? आई क्या कभी? नहीं, शुरुआत राजस्थान में तीसरे मोर्चे की न तो कभी महसूस किया गया, न आवश्यकता है, न भविष्य में होगा। मैं सुबह से कहता आया हूँ कि क्योंकि यहाँ जातिवाद या क्षेत्रवाद नहीं चलता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी चलती है। या जातिवाद पर मैंने पहले भी कहा ना, राजकुमार शर्मा ये कहता है कि मैं ब्राह्मणों का नेता हूँ, निर्दलीय एक बार चुनाव जीत गया तो क्या वो पूरा ब्राह्मण संगठन हो गया उसके साथ? रविंद्र सिंह ये कहता है कि मैं राजपूता का नेता हूँ तो क्या वो जातीय समीकरण की तो बात की जाती है, हर चुनाव में टिकट तक दिए जाते हैं, नहीं होगा। हनुमान दिए जाते हैं। कहता है कि मैं जाटों का नेता हो गया, ठीक है। अब ये नरेश मीणा कहता है कि मैं मीणाओं का वोट। अरे राजस्थान की जनता सहानुभूति पर वोट देती है भाई लोगों, तो सहानुभूति होनी चाहिए, जनता के बीच कैंडिडेट होना चाहिए। क्या किस तरह क्या आप सहमत हैं इन राकेश जी की बात से कि जातीय समीकरण सहानुभूति से होती है? देखिए, सहानुभूति से होती, देखिए मेरी बात सुनिए आप, अगर सहानुभूति से होती तो वैभव गहलोत जोधपुर से चुनाव नहीं हारता, फिर उसको जालोर नहीं जाना पड़ता, और जालोर में सहानुभूति मिल जाती तो जालोर से चुनाव जीत जाता। जालोर से भी हार गए, जोधपुर भी हार गए, सहानुभूति नहीं मिली। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। कई ऐसे निर्दलीय, रविंद्र सिंह भाटी का जिक्र किया, वो एक नई परिभाषा लेकर के आए। उस परिभाषा से हालांकि जो छात्र राजनीति से जुड़े लोग हैं उनका तो बंटाधार हो ही रहा है, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि ऐसा करने से, टेबल पटकने से वो विधायक बन जाएंगे या छात्र नेता बन जाएंगे। वो ऊंची हरकतें गिनी जाती है। शिक्षक का सम्मान ही नहीं करना सीखे। आप एक बार बन गए तो फिर अगर इतने ही रविंद्र सिंह भाटी थे तो फिर लोकसभा क्यों हार गए? जनता तो वही थी ना, 6 महीने का भी डिफरेंस नहीं था, फिर क्या रिजल्ट रहा ऐसा? आप हेलीकॉप्टर में घूमे, हनुमान बेनीवाल साहब खुद जीत गए, पत्नी हार गई। पत्नी तो चुनाव लड़ती है तो लोग ये मारे हमारा वोट कास्ट बड़ा, नंबर तो बड़ा ही है। अरे साहब, आपका सब कुछ बड़ा होगा, रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट में आप आए क्या, हार गए या जीत गए? ये बताओ ना आप, तो सीधी सी बात है। आपका जादूगिरी चली नहीं चली, रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट है जो आप कह रहे थे इसी चुनाव में, अंता की बात कर रहे हैं, वापस विषय पे आते हैं कि साहब बीजेपी जीतेगी, नरेश मीणा दूसरे पे, कांग्रेस तीसरे पे। उल्टा हो गया इसका। तो बीजेपी को क्या मंथन करना चाहिए? बीजेपी नहीं, सरकार को मंथन करना चाहिए। सरकार को, बीजेपी तो चुनाव हार गई, सरकार है उनकी, सरकार को मंथन करना चाहिए कि ये जो बड़े बड़े आंकड़े आप बता रहे हो, जो अर्थ व्यवस्था की योजनाएं बताते हो, विकास की नई परिभाषा करते हो, उसका जमीनी हकीकत ये चुनाव का रिजल्ट बताता है कि क्या है। आप है जो आंकड़ों पे मत जाओ, व्यक्ति के पास जाओ, उनके काम पूछो। कार्यकर्ता दुखी है, अधिकारी बात नहीं सुनते, विधायक की बात नहीं सुनते, मंत्री की बात नहीं सुनते। क्या दुखी नहीं है इसमें? देखो अभी भी जो कार्यकर्ता जा रहा है, जनप्रतिनिधि के पास जा रहा है, विधायकों के पास जा रहा है, तो उनका काम हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं, दुखी है। अब जो सरकार जो एक काम कर रही है, जैसे इस राजस्थान सरकार ने काम किया, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है, और जैसे मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है, दोनों मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। अंतर चुनाव खाली एक चुनाव को लेकर हम ये डिसीजन नहीं कर सकते सरकार फेल हो गई या सरकार पास हो गई। सरकार काम कर रही है। आपके मंत्री खुद स्वीकार करते हैं, बार बार स्वीकार करते हैं आपके मंत्री की जो आईएएस लॉबी है वो उनकी सुनती ही नहीं है मंत्रियों की। अधिकारी काम ही नहीं करते हैं मंत्रियों के कहने पे। तो जब अधिकारी काम नहीं करते हैं, आपके मंत्री ये शिकायत करते हैं, तो जनता आपको वोट क्यों दे? वो किसी भी मंत्री का एक व्यक्तिगत उसका कोई पीड़ा हो सकती है, लेकिन पूरी सरकार पे इस तरह कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। अरे सरकार में तो कई बार ऐसी बातें सामने आई है जिसमें विधायकों ने, जनप्रतिनिधियों ने असंतोष जताया है। हाल ही में भी एक घटना देखने को मिली थी जोधपुर में भी। क्या देखते हैं, किस तरह से, क्या इस सुधार की आवश्यकता है बीजेपी में? विधायक भी एक जनप्रतिनिधि है, या वो अपनी बात तो कहीं भी रख सकते, प्लेटफॉर्म तो होता है, उसका विरोध में नहीं मानना चाहिए, विरोध में नहीं मानना चाहिए पूरा। भाजपा को एक जुडिशियल जांच कमेटी बिठा के जांच करवानी चाहिए जनता के चुनाव क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में ये बार बार केवल मंथन की बातें कर रहे हैं, लगातार ये हर उपचुनाव आते आ रहे हैं। तो अब इनको मेरे हिसाब से तो जुडिशियली इंक्वायरी सिस्टम को इनको अधिकारी के प्रति भरोसा नहीं है। मंत्री खुद कहता है मेरा अधिकारी काम नहीं करता, तो जब अधिकारी आईएएस लॉबी, आरएस लॉबी प्रति विश्वास करते नहीं है तो फिर जुडिशियल जांच अब किरोड़ी जी भी तो छापे मार रहे हैं कुछ किरोड़ी जी भी किस तरह से? राकेश जी ने आरोप लगाया है कि काम नहीं करता है। अधिकारी बहुत पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है, नियमों के अनुसार काम करता है, और लेकिन आप चाहते हो बिना नियमों के अनुसार काम हो जाए, ये संभव नहीं है लोकतंत्र के अंदर। फिर वही लोग एलिगेशन लगाए कि भ्रष्टाचार कर लिया, जांच कराएंगे, वो करेंगे, लेकिन ये चीजें आप पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं करना चाहिए।
अगर अधिकारी काम कर रहा है, परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है और सही योजनाबद्ध काम कर रहा है। मतदान तो अनपढ़ भी करता है, तो क्या ये ऐसे मानते हो अनपढ़ को कि जो कांग्रेस जीती वो सही नहीं जीती? ये ऐसे लोग अनपढ़ को भ्रमित करते हैं। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, ये खिमसर जो चुनाव हुआ था, ये हनुमान बेनीवाल की हार नहीं थी, ये मूंछों की जीत थी। वहां पे एक राजा साहब ने कहा था, कहता है कि मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपको, एक बार और कर दे। उनका भाषण भी समाप्त नहीं हो रहा। मनोज जी, जब आप एक नया शुरुआत कर रहे हो, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं एक बार और कर देता हूँ। अरे कब तक बातें कहोगे? इस धरातल पे काम की आवश्यकता है। जनता काम मांगती है, जनता योजनाओं का। आज अभी कुछ देर पहले एक डॉक्टर जो है 3,70,000 रुपए की रिश्वत लेता है सरकार में। संचालक हाँ, आप क्या कहोगे? एक डॉक्टर संचालक महोदय, भगवान मानते हैं हम लोग। संचालक महोदय, आप इस होस्ट कर रहे हैं, आपके जरिए मैं मनोज जी ने अभी कहा कि पढ़े लिखे लोग हैं, तो भ्रष्टाचार कोई किसान नहीं कर रहा, पढ़े लिखे जो पद पे आसीन लोग हैं ना, वही कर रहे हैं। तो ये क्या उनके समय उनकी डिग्रियां उनको नजर नहीं आती? नहीं, देखो बिल्कुल मैं इनसे तो सहमत हो ही नहीं सकता। क्यों? पढ़े लिखे ही, अब जो पकड़ा गया वो चोर है। जब हेलमेट नहीं लगाते हो, नियमों की पालना नहीं करते हो, वो भ्रष्टाचार नहीं करते हो, या कहीं आप जो टैक्स चोरी करते हो, जीएसटी लेके नहीं आते हो, क्या आप एलिगेशन नहीं लगता? अनपढ़ होता है। जीएसटी चोरी पकड़ने गए थे कल, तो उनको जीएसटी वाले को ठोक दिया। जीएसटी को ठोक दिया कल, तो कानून व्यवस्था कहाँ है? आपकी सरकार की कानून व्यवस्था कहाँ है? कल जीएसटी का ट्रक चढ़ा दिया, ट्रक। देखिए बिल्कुल गर्मा-गर्मी हो गई है। हालांकि देखिए अंता का जो चुनाव है उसमें परिणाम आ चुके हैं, और किस तरह के परिणाम रहे हैं। हालांकि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला था, रोचक था, दोनों कांग्रेस बीजेपी की साख पर सवाल था, लेकिन अब प्रमोद जैन भाया 30वीं बार विधायक बन चुके हैं। तो देखिए परिणाम आ चुके हैं, और तमाम विश्लेषण और इस हार में क्या कुछ निकल कर आया सभी पत्रकारों ने बताया है विवरण के साथ में। तो इसी के साथ में यह वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ में आपके साथ में फिर से पेश होंगे।